Hello everyone, my name is Divya Mishra and I have secured 371 rank this year in 67th BPSC exam. So many of you were requesting about my routine, my timetable and strategy for GS1 and 2 in mains. So it could be a long video but I will try to keep it short. So let's start with the routine. तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. जनरली मेरी सुबह होती है सुबह 4:30 बजे और मैं अपनी पढ़ाई को स्लॉट वाइज बांटती हूँ. लाइक मेरे जो स्टडी स्लॉट होते हैं वो 2-2 आवर्स के होते हैं. सो द फर्स्ट स्लॉट इज़ 5 to 7:30. तो इसके बीच में मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ती थी या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके लिए मुझे ऑनलाइन सोर्सेज नहीं इकट्ठा करने पड़े, जिसके पास मेरी बुक्स जिसके लिए मेरे पास बुक्स अवेलेबल हो. उसके बाद 7:30 के ऑनवर्ड्स मेरे जो भी डेली रूटीन जैसे कि एक्सरसाइज एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, बिकॉज मैं घर पे रहती थी, तो इन सारे काम करने के बाद मैं मेरे जो दूसरे स्लॉट हैं दैट इज़ 10 to 12:30. और उसके बाद फिर मैं आधे घंटे का गैप लेती थी. उसके बाद जो थर्ड स्लॉट है दैट इज़ 1 to 3. इन दोनों के बीच में मैं मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ती थी जैसे कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी, इन दोनों को मिक्स करके. तो मेरे हमेशा जो रूटीन रहते हैं वो मैं सब्जेक्ट उसको टारगेट वाइज में बांट देती थी. जैसे कि मेरे मंथली टारगेट्स होते थे और वीकली टारगेट्स भी होते थे. तो जितना मेरा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग मैं उसे 1 वीक की तरफ मैं उसे स्लॉट कर देती हूँ और डेली एक रूटीन अलग से होता था. सो उस दोनों के बीच में मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती थी. देन आफ्टर 3:30 to 4:30 आई यूज टू टीच सम स्टूडेंट्स and after that on 5 to 7:30 it was divided in newspaper and the current affairs videos, which was generally online videos. And then after that my routine was from 8:30 to 10:30. इसमें भी मैं कुछ मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ती थी जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट एट्सेट्रा. उसके बाद after 10:30 I used to revise my subjects which I have studied the entire day. and उसके बाद मैं generally एक quiz लगाती थी. and after 11:30 I used to sleep. मेरे जो study routines हैं उसमें मेरी एक स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं 55 मिनट्स पढ़ती थी और 5 मिनट्स का ब्रेक लेती थी. तो इससे कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है और आप बोर भी नहीं होते हो. तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप 55 मिनट पढ़ाई करें, 5 मिनट ब्रेक लें. इससे आपके माइंड को भी जो फैक्ट्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, उसको रिकलेक्ट करने में हमें यूजफुल होता है. ओके, तो दिस वाज माय रूटीन. सो अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें फॉर मेंस, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना और उसके हिसाब से ट्रेंड को एनालाइज करना. तो मेरा सजेशन होगा कि आप केबीसी नैनो की बुक ले सकते हैं. उसमें आप पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें. अगर उसमें सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि उससे कुछ डेटा और कुछ फैक्ट्स आप कलेक्ट कर सकते हो. तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल था. तो आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करना है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है. तो GS1 से अगर हम शुरुआत करें तो GS1 is divided into 3 sections and the first section is history. हिस्ट्री में मेनली हमसे मॉडर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली फ्रॉम 1857. एंड उसके पहले अगर हम देखें तो ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू बिहार. सो इसमें मॉडर्न के क्वेश्चन के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पेक्ट्रम. मैंने भी वही सजेस्ट किया था. एंड 68 से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो मैंने उसके लिए 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक को लिया था और बिहार के क्वेश्चंस के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस का सहारा लिया था, जैसे कि आप स्टडी फॉर UPSC PCS की मदद ले सकते हैं. सो सेकेंड सेक्शन इज़ वेरी डायनामिक एंड इट इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. तो मैं विजन के मेंस 365 या फिर PT 365 की मदद लेती थी. उसके साथ साथ यूट्यूब वीडियोस और इन सबको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं गूगल पर
जैसे कुछ भी एक टॉपिक है, उसके जस्ट पीछे आपको यूपीएससी लगा देना है। उससे जितने भी सजेशंस आएंगे आपको उसका एक कंपाइल नोट्स को प्रिपेयर करना है और उसे बस एनरिच करना है अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके साथ। कमिंग ऑन द सेक्शन 3 विच इज़ डी आई के लिए मैंने एल.के. झा सर की बुक की हेल्प ली थी। उसके साथ साथ ही कुछ यूट्यूब वीडियोस को भी लिया था और इसकी जनरली रेगुलर प्रैक्टिस की थी। कहा जाता है कि सेक्शन 3 अगर आपका पूरा सही हो तो यही आपकी रैंक को डिसाइड करता है। सो नेवर एवर इग्नोर DI सेक्शन बिकॉज दिस इज द सो GS2 इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सेक्शन 1 जो कि पॉलिटी का सेक्शन है, इसमें वन एंड ओनली बुक है लक्ष्मीकांत और ये आपको कवर टू कवर याद होना चाहिए। इसके जितने भी चैप्टर्स हैं मेनली फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आपको रिपीटेडली आपको इसका रिवीजन करना होगा। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इतने डायनेमिक नहीं होते हैं, ये स्टैटिक पोर्शन के होते हैं। सो दिस इज अ सेक्शन विच कुड बी prepared very easily. And section 2 which consists of the question from economics and geography. इकोनॉमिक्स में जनरली हमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मॉडिफाई करके। सो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड बिहार ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आप इसमें मदद ले सकते किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशन का, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप इससे जो ऑथेंटिक साइट है उसे डाउनलोड करके पढ़ें। ये जनरली 500 to 1000 पेजेस के होते हैं, बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज ये आपको ऑथेंटिक डेटा प्रोड्यूस करते हैं और इसको आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। फिर इससे आप GS1, 2 किसी में भी डेटा का इस्तेमाल होता है एंड इट वेरी इनरिचेस योर आंसर्स। So my suggestion would be to go through thoroughly in the budget and economic survey. And for geography section, I suggested only NCERT of 11th and 12th. And for Bihar related questions, I suggested Arihant book, which is Know Your States. उससे आप कवर टू कवर बिहार की ज्योग्राफी को आप देख सकते हैं। उसमें जो चैप्टर्स हैं जैसे कि सॉइल, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो इसके आप कंसर्न नोट्स को प्रिपेयर कर लें और अगेन आप इसे एनरिच कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस की मदद से। एंड द सेक्शन 3 आई वॉज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन गूगल एंड यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि इसकी कोई भी बुक एज सच नहीं होती। तो आपको इसमें अगेन PYQs को देखना है। साइंस के जितने भी एंगल्स हैं जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आप इनके जितने भी वाइड एप्लीकेशंस हैं मेनली इसी से सवाल पूछे जाते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, तो ये आपको पता चल जाएगा अगर आप PYQs को अच्छे से एनालाइज करो और उसकी मदद से आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने इंटायरली सेक्शन 3 के लिए अपने नोट्स की मदद ली थी। सो These are some of the suggestions. और इन सब के अलावा अगर आपको अपने आंसर को एनरिच करना है तो आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स याद होने चाहिए। उसके जैसे कि हर एक सेक्शन के लिए आप उसको सेक्शन वाइज बांट सकते हो, जैसे एजुकेशन के लिए, विमेन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, साफ सफाई के लिए, पेंशन सिस्टम, इन सब के लिए सरकार की क्या योजना है और बिहार सरकार के आंकड़े क्या है, इन सब का ऑथेंटिक सोर्स को अगर आप अपने आंसर्स में पुट ऑन करते हैं तो ये आपके आंसर की क्वालिटी को बढ़ा देता है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप अपने हर एक आंसर में डेटास को ज़रूर पुट ऑन करें और अपना एक अलग से नोट्स बनाएं और उसे सेक्शन वाइज आप डिवाइड कर दें, जिसमें आपके पास ऑथेंटिक डेटा हो और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और जो सोल्यूशन है उसकी एग्जिस्ट हो। तो ये आपको रिवीजन टाइम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाए तो आप इसे ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं और GS में भी। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी वीडियोस, आई वांट टू शेयर सम ऑफ द टिप्स विथ यू ऑल, जिसमें से सबसे पहला है कि आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है,
प्रैक्टिस करना है, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। मेरी दीदी हमेशा मुझे सजेस्ट करती थी कि जितना ज़्यादा किसी ने अगर प्रैक्टिस करी है और जितना ज़्यादा रिवीजन किया है, रिजल्ट अंत में उन्हीं का होता है। सो मैंने हमेशा इन चीज़ों को अपना मंत्रा बना लिया और मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। तो आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार रिवीजन करके आपके मेमोरी में वो चीज़ हमेशा बैठ नहीं सकती। तो आपको वो टाइम टू टाइम रिवीजन करना होगा और आपको प्रैक्टिस करना होगा और क्विजेज लगाने होंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। आप सीधे जाकर के एग्जाम्स में आंसर नहीं लिख सकते, वहाँ पे आपसे टाइम मैनेजमेंट होना बहुत मुश्किल होगा। तो आपको रेगुलरली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो मैं ये करती थी कि मैं 3 घंटे का अलार्म लगाती थी और उसी 3 घंटे में मैं ऐसा इंश्योर करती थी कि मैं सारे क्वेश्चंस को लिखूं और अटेम्प्ट करूं, और वो क्वेश्चंस बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो प्री प्लान्ड हो। तो सो माई सजेशन टू यू वुड बी रिवाइज अ लॉट, मेक योर रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड, और उसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के भी रिवीजन करें और अपने प्रेपरेशन पर बहुत ज़्यादा फेथ बनाए रखें और इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें। आपको कभी ये बर्डनसम नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा डीमोटिवेटेड रहें। हालांकि डीमोटिवेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट यू आर सीरियस अबाउट योर जर्नी। सो डिमोटिवेशन आती है, लेकिन आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सबको हैंडल करना है, बिकॉज ये एक साल की जर्नी नहीं होती। आपकी जो प्रिपरेशन फेज होता है वो इससे काफ़ी साल पहले से जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको इस थ्रू आउट जर्नी में अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखना है, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय भी करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस पूरे जर्नी में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आपको अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू एंड सर विल ट्राई टू सॉल्व दिस। सो थैंक यू वेरी मच।